नहीं आते वो शेयर भी नहीं बेच सकता, क्योंकि टमाटर बेचने तथा शेयर बेचने के व्यापार में बहुत समानता है। टमाटर नहीं बिके तो वे सड़ जाते हैं। इनको यदि नुकसान उठाकर नहीं बेचा जाएगा तो सारे टमाटर सड़ जाएंगे। टमाटर का व्यापारी ये बात जानता है। वो ताजा टमाटरों पर खूब मुनाफा कमाता है। जो जो शाम होती है वो मुनाफे का टारगेट कम करते रहते हैं, पर टमाटर सड़ने के पहले वो छोटा नुकसान खाकर भी वो बेच देते हैं। पर शेयर कारोबारी एक फिक्स टारगेट पकड़कर बैठे रहते हैं और अपने शेयरों के सड़ने का इंतजार करते रहते हैं। यदि आप एक शेयर में 10,000 की ट्रेड लेते हैं, जिसके लिए आपको 1,000 से 2,000 रुपए का मार्जिन देना पड़ेगा, तो उसका 1% आप 100 रुपए कमाकर दे सकते हैं, जबकि आपकी एक कमाई का टारगेट 10 रुपए ही था। आपने यदि 100 रुपए कमा लिए तो आपने 10 दिन का टारगेट पूरा कर लिया। अर्थात इस गति से आप 30 साल की जगह 3 साल में ही 10,000 से 1,24,75,540 रुपए बना सकते हैं। पर यहाँ मुख्य समस्या ये आती है कि आप 100 रुपए का मुनाफा बुक करते नहीं और स्टॉप लॉस लगाते नहीं। उससे आपका ये आया हुआ मुनाफा चला जाता है और आपकी ट्रेड 100 रुपए मुनाफे की जगह 200 से 300 रुपए का नुकसान देकर जाती है। अब आप मुनाफा भूल जाते हैं और नुकसान पूरा करने के चक्कर में ट्रेड करने लगते हैं। वर्तमान समय में ज्यादातर रिटेल निवेशक या तो ट्रेड करके एक ही दिन में मुनाफा समेट रहे हैं, जिससे मार्केट में छोटे दायरे में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं। और ये पुस्तक इसी संदर्भ में लिखी गई है। इस पुस्तक में लेखक ने अपने 15 वर्ष के ट्रेडिंग के अनुभव को 41 टिप्स के माध्यम से साझा किया है, जो शेयर बाजार में प्रॉफिट कमाने के इच्छुक छोटे व बड़े सभी निवेशकों के लिए आवश्यक है। पुस्तक की प्रत्येक टिप विचारोत्तेजक है, जो निवेशक और ट्रेडर के दिमाग में आशा व विश्वास की नई रोशनी जगाकर उसकी शेयर बाजार पर नई नई तकनीकों की तलाश को पूर्ण विराम देती है। क्योंकि पुस्तक में पूर्णतः अनुशासित तरीके से निवेश करने की सभी आधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डाला गया है। तो अभी सुनिए ये ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक में लेखक ने कुल 26 तालिकाओं का विवरण किया है। स्टॉक मार्केट में सफल होने के 41 टिप्स, जिसे लिखा है महेश चंद्र कौशिक ने। आइए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक। वे कहते हैं कि यह पुस्तक शेयर बाजार के मेरे 71,000 फॉलोअर्स को समर्पित है, जिन्होंने अपने स्नेह व विश्वास से मुझे मेरी अत्यंत व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर उनके लिए 101 ट्रेडिंग टिप्स लिखने की प्रेरणा दी, ताकि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कोई भी छोटा निवेशक शेयर बाजार में पैसे नहीं गंवाए। प्रस्तावना। मैं साल 2005 में शेयर बाजार में आया था। उस समय मैं आम छोटे निवेशकों की तरह बिल्कुल अनाड़ी निवेशक था, परंतु मैं एक ही मंत्र जानता था कि किसी भी कार्य को भगवान का कार्य समझकर भगवान की पूजा की तरह करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा यही मानता था कि मैं अपने लिए ट्रेड नहीं कर रहा। उस सर्वशक्तिमान ने मुझे यह दायित्व सौंपा है, तो मुझे इसे सफलता से करना होगा। बस इसी प्रेरणा व विश्वास के बल पर मैं अपनी हर गलती से सीखता गया और अपने अनुभवों को वर्ष 2009 से शेयर जीनियस नाम से एक ब्लॉग बनाकर उस पर शेयर करने लगा। जब मेरा ब्लॉग आम पाठकों द्वारा पढ़ा व सराहा जाने लगा तो मुझे और भी प्रेरणा और ऊर्जा मिली, जिससे देखते ही देखते कब मेरे ब्लॉग व यूट्यूब चैनल के 71,000 फॉलोअर्स बन गए, मुझे खुद ही पता नहीं चला। वर्ष 2014 में सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन लागू कर दिया, अर्थात बगैर सेबी से पंजीकृत हुए तथा NISM से रिसर्च एनालिस्ट की परीक्षा पास किए कोई भी व्यक्ति ब्लॉग या यूट्यूब के माध्यम से शेयर बाजार की टिप्स नहीं दे सकता। अतः मैंने सरकार के रेगुलेशन की पालना व सम्मान करते हुए अपने ब्लॉग व यूट्यूब चैनल को बंद करने की घोषणा कर दी। इस पर भी मेरे फॉलोअर्स ने मुझे ईमेल करके तथा कमेंट करके चेताया कि क्यों न मैं ब्लॉग व चैनल को बंद करने के स्थान पर खुद रिसर्च एनालिस्ट की परीक्षा पास करके सेबी से पंजीकरण करवा लूं। इससे मेरे ब्लॉग व चैनल को बंद भी नहीं करना पड़ेगा तथा इसके माध्यम से फ्री टिप्स उपलब्ध करवाने का जो सेवा कार्य मैं वर्ष 2009 से कर रहा हूं, उससे लाभ उठाने वाले वंचित भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार मैं आपकी तरह आम छोटे निवेशक से एक पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट बन गया। यह पुस्तक लिखना मुझ पर एक जिम्मेदारी की तरह है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाला मेरा कोई भी पाठक शेयर बाजार में असफल नहीं हो। मुझे इस प्रकार से आपको प्रशिक्षित करना है। पुस्तक पढ़ने से पहले एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि शेयर बाजार में निवेश करना तथा ट्रेड करना दो अलग अलग क्षेत्र हैं।
ये पुस्तक निवेश करने के नजरिए से नहीं लिखकर ट्रेडिंग से पैसा कमाने के नजरिए से लिखी गई है, अतः आपको उसी नजरिए से पढ़ना व समझना चाहिए। आप अपने अनुभव मुझे mahesh2073@yahoo.com पर ईमेल करके साझा कर सकते हैं। महेश चंद्र कौशिक, रिसर्च एनालिस्ट, JJ कॉलोनी, पिंडवाड़ा 307022, जिला सिरोही, राजस्थान। इस पुस्तक के लेखन के लिए मैं अपने सद्गुरुदेव श्री श्री 1008 सत्यनारायण जी फलाहारी बाबा सर तानेश्वर महादेव मंदिर लौटाना से मिली आध्यात्मिक ऊर्जा का आभारी हूं। अभी तक मैं पूर्व में प्रकाशित मेरी सभी पुस्तकें प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित होने के पूर्व मेरे द्वारा अमेज़न पर सेल्फ पब्लिश की गई पुस्तकें थीं, अर्थात ये पुस्तक किसी भी प्रकाशक के लिए विशेष रूप से लिखी गई मेरी पहली पुस्तक है, इसलिए यह मेरे लिए गौरव का विषय है। मैं अपनी पत्नी श्रीमती सीमा कौशिक का भी हार्दिक आभारी हूं, जिन्होंने मुझे कभी भी मार्केट में रिस्क लेने से नहीं रोका तथा उनके द्वारा मेरे निवेश के निर्णयों का समर्थन करने और कभी भी मुझे मेरे गलत ट्रेड निर्णय के लिए भी हतोत्साहित नहीं करने के कारण मैं शेयर बाजार में लंबे समय तक टिकने तथा एक सफल ट्रेडर बनने में कामयाब हो पाया। महेश चंद्र कौशिक। 1. ट्रेड करने से पहले रणनीति जरूर बनाइए। जब आप कोई भव्य इमारत को देखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि उस इमारत को बनाने से पहले कागज पर उसका नक्शा बनाया गया होगा, या सीधे ही कुछ मिस्त्री आए और सीमेंट व ईंटें बेतरतीब लगाकर इमारत बनाने लगे, बाद में अपने आप इमारत जैसी बनी वैसी सामने आ गई? कोई भी भवन बिना नक्शा बनाए नहीं बनाया जाता। चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप सेना में कैप्टन हैं, आपको एक युद्ध जीतना है, तो आप क्या करेंगे? कोई रणनीति बनाकर युद्ध करेंगे या सैनिकों को कह देंगे पहले युद्ध आरंभ तो करो, फिर देख लेंगे कि कैसे कैसे लड़ना है? आपने एक कहानी सुनी होगी कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके 4 पुत्र थे। जब वो वृद्ध हो गया तो उसने सभी बेटों को 1-1 रुपया दिया और कहा कि जाओ इस 1 रुपए से व्यापार करके 2 रुपए कमा करके दिखाओ। जो ऐसा कर पाएगा उसे ही मैं अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौंपूंगा। वो व्यापारी देखना चाहता था कि उसके किस बेटे में व्यापार करने की क्षमता है, क्योंकि ज्यादातर लोग व्यापारी नहीं जुआरी होते हैं। वे व्यापार करने के मूल मंत्र को नहीं जानते कि व्यापारी रणनीति से व्यापार करता है। जुआरी तो बस सीधे कूद पड़ते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो आपके लिए मेरी पहली ट्रेडिंग टिप यह है कि शेयर बाजार में ट्रेड करने से पहले रणनीति जरूर बनाएं। यह रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में दूसरी ट्रेडिंग टिप में बताया जाएगा। 2. छोटे पौधे से बरगद का बड़ा पेड़ उगाएं। क्या आपने कभी किसी पौधे को उगते देखा है? क्या आपने अपनी जिंदगी में बरगद का पेड़ और बरगद का बीज देखा है? बरगद का बीज राई के जितना छोटा होता है। क्या इसे उगाने पर एक ही दिन में बरगद का पेड़ उग सकता है? नहीं। पहले बरगद के बीज से प्यारी सी छोटी सी कोपल निकलती है। अगले दिन वो थोड़ी सी बढ़ती है। धीरे धीरे वो नन्ही मुलायम कोपल 2 पत्तों वाली हो जाती है। छोटे छोटे लाल लाल पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। प्रकृति इससे आपको ट्रेड करना सिखा रही है। यह अलग बात है कि आप इससे सीखना चाहते हैं या नहीं। प्रकृति में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है। धीरे धीरे बरगद का यह पौधा बड़ा होता जाता है। कुछ ही वर्षों में यह पक्षियों को आश्रय देने लायक बन जाता है और कुछ वर्षों के बाद यह पथिकों को छाया देने लायक हो जाता है तथा देखते देखते बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग की रणनीति इस प्रकार बनाएंगे कि आपका ट्रेडिंग का कारोबार धीरे धीरे बढ़कर वट वृक्ष का रूप ले ले, या आप 1 से 7 रोमांचक ट्रेड में कुछ में बड़ा पैसा बनाएंगे, आखिर में सब कुछ हारकर शेयर बाजार को पीठ दिखाकर भाग जाएंगे और जिंदगी भर शेयर बाजार की बुराई करेंगे? आज की मेरी दूसरी ट्रेडिंग टिप आपके गले से उतर गई होगी। आपको पहली ट्रेड में बरगद के बीज की तरह छोटी धनराशि लगानी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कमाते जाएं, वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग में लगाने वाली राशि बढ़ानी चाहिए। इसे मैं और विस्तार से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए की पूंजी है।
आप इससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि आपको प्रति माह 40 से 50,000 रुपए की आय होने लगे, तो आपको करना यह है कि सिर्फ 10,000 रुपए से ट्रेड प्रारंभ करें। मन में एक लक्ष्य ले लें कि यदि मैं 10,000 से 2,000 कमा सका, यानी 10,000 की पूंजी को 12,000 में बदल सका, तो बरगद के पौधे की तरह अपनी कार्यकारी पूंजी जिससे मैं ट्रेड करता हूं उसे बढ़ाकर 20,000 कर दूंगा। जब मैं 4,000 का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लूंगा तब इसे बढ़ाकर 30,000 कर लूंगा। जब 6,000 का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लूंगा तब इसे बढ़ाकर 40,000 कर दूंगा। इस प्रकार प्रत्येक 2,000 मुनाफा कमाने पर ट्रेड के लिए पूंजी में 10,000 का इजाफा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यदि मैं नहीं कमा सका तो क्या होगा? वैसे तो इस पुस्तक को आप पूरा पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेड में नुकसान उठाएंगे। आप जरूर कमा सकते हैं। अनुशासन से ट्रेड करने पर मार्केट से कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उल्टे निवेश की तुलना में ट्रेड से कमाना ज्यादा आसान है, क्योंकि निवेश में आप सिर्फ बढ़ती मार्केट में पैसा बना सकते हैं, पर ट्रेड में तो आप बढ़ती और गिरती दोनों मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। फिर भी आपको 10,000 रुपए भी कोई एक ही शेयर में थोड़े ही लगाने हैं। आप महेश कौशिक की पुस्तक पढ़ रहे हैं और मैं अपने पाठकों को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं आपको कभी भी एक ही ट्रेड में पैसा लगाने की सलाह नहीं देता। इसे भी हम 10 भागों में बांटकर ट्रेड करेंगे। आखिर बरगद के बीज से जो पौधा निकलता है वो कितना छोटा होता है। उसकी तरह ही हमें भी बरगद का पेड़ बनने के लिए पहले छोटे छोटे भागों में ट्रेड शुरू करना पड़ेगा। फिर जैसे ही 2,000 का शुद्ध मुनाफा होगा, हम अपनी पूंजी को बढ़ाकर 20,000 कर देंगे। अर्थात हमारे पास अब ट्रेड के लिए 20,000 की मूल पूंजी और 2,000 मुनाफे के साथ 22,000 रुपए होंगे। यहां मैं बार बार शुद्ध मुनाफा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि व्यापार में लाभ व हानि दोनों होते हैं। व्यापार में हानि होना कोई बुरी बात नहीं है। जिस व्यापार में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो वो व्यापार ही नहीं कहलाता। बस व्यापार में जब लाभ हानि से ज्यादा होता है तो व्यापारी सफल व्यापारी कहलाता है। यहां शुद्ध मुनाफे का अर्थ यही है कि आपको हुए लाभ में से नुकसान कम करके जो बचे वह शुद्ध मुनाफा है। और जब यह शुद्ध मुनाफा 2,000 रुपए अर्जित हो जाए तब आपको पूंजी बढ़ानी है। तो आज की दूसरी टिप यही है कि अपनी कुल पूंजी के 1/50 से ट्रेड आरंभ करें और जब भी 20% शुद्ध मुनाफा कमा लें तब इस पूंजी में 1/50 हिस्से की वृद्धि करते हुए बरगद के पेड़ की तरह अपने ट्रेड कारोबार का पेड़ लगाएं। 3. सिर्फ छोटी ट्रेड ही लें। इंट्राडे ट्रेड में आपका ब्रोकर आपको बहुत कम मार्जिन पर ट्रेड करने की सुविधा देता है। अर्थात यदि आप मार्जिन पर खरीदने और उचित स्टॉप लॉस पर वापस बेचने दोनों की ट्रेड एक साथ कर लेते हैं तो ब्रोकर समझता है कि आपके स्टॉप लॉस के कारण आपका नुकसान सीमित है, इसलिए आपको मात्र 1,000 रुपए के मार्जिन पर वो 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए के शेयर खरीदने बेचने की सुविधा दे देता है। इसे मार्जिन प्लस आदि नामों से जाना जाता है। ज्यादातर नए ट्रेडर इसी कारण अपना पैसा गंवा बैठते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप कभी किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? आपने देखा होगा कि जाम में छोटे वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि निकल सकते हैं, पर ट्रक आदि बड़े वाहन नहीं निकल सकते। इसी प्रकार आप शेयर बाजार में ट्रक की साइज वाली ट्रेड लेंगे तो आप उस ट्रक की तरह फंस जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि ये एक बाजार है। यहां जब आप कोई शेयर जिस मात्रा में खरीदते हैं, आपके सामने भी कोई ट्रेडर उस शेयर को उसी मात्रा में बेचने वाला होना चाहिए, तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। मैं आपको टीसीएस के शेयर की एनएसई की साइट पर मार्केट डेप्थ के बारे में बता रहा हूं। इसे समझने के लिए ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ के पेज नंबर 1 पर दी गई तालिका को देखें। आप देख सकते हैं कि शेयर का मार्केट प्राइस 2,362.35 रुपए है। इसकी ऑर्डर बुक में देखिए, कोई व्यक्ति 5 शेयर 2,362.15 में खरीदना चाहता है। दूसरी तरफ 9 शेयर 2,362.35 पर बेचने के लिए उपलब्ध हैं। अब आप खूब सारा मार्जिन लगाकर इंट्राडे में टीसीएस के 100 शेयर खरीद डालने का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट प्राइस 2,362.35 पर खरीदना है, पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो आपको 9 शेयर 2,362.35 के मूल्य पर मिलेंगे।
पर 48 शेयर 2362.60 के मूल्य पर मिलेंगे, जो कि ऊपर के चित्र में अगला विक्रेता बेचना चाहता है। 10 शेयर 2362.65 के मूल्य पर आएंगे। इस प्रकार आपके ऑर्डर से ही मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगे और इतनी बड़ी मात्रा में आप बेचेंगे तब आपके बेचने के ऑर्डर से ही प्राइस घट जाएंगे। ये तो मैंने टीसीएस का उदाहरण लिया है, जो कि लार्ज कैप स्टॉक है तथा लिक्विड स्टॉक है, इसलिए मार्केट प्राइस में 40-50 पैसे का ही अंतर आपके ऑर्डर के कारण आ रहा है। किसी कम वॉल्यूम वाले छोटे स्टॉक में आप ऐसा 2 से 3 लाख रुपए का खरीदने का ऑर्डर एक साथ डाल देंगे तो आपके कारण ही स्टॉक अपर सर्किट पर आ सकता है और बेचते समय आपके कारण ही शेयर के प्राइस टूट जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ये क्या हुआ। आपने जिस प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर डाला उससे ऊपर आपको शेयर मिले और जिस प्राइस पर बेचने का ऑर्डर डाला उससे नीचे बिके तथा आपको अच्छा खासा नुकसान हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आप मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, पर ऐसा करने पर आपके लिमिट मूल्य पर कोई खरीदने बेचने वाला नहीं मिला तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। तो आपको आपके ब्रोकर के न्यूनतम ब्रोकरेज के अनुसार एक ट्रेड में 40 से 50 हजार रुपए से ज्यादा के शेयर मार्जिन पर खरीदने बेचने नहीं चाहिए। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चयन करते समय उनकी मार्केट डेप्थ चेक कर लें। शेयर ज्यादा वॉल्यूम वाले होने चाहिए ताकि आपके खरीदते और बेचते समय सामने दूसरा व्यक्ति उसे खरीदने बेचने वाला उपलब्ध रहे। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि आपने अपर सर्किट के आसपास वाला शेयर ले लिया तथा बेचते समय लोअर सर्किट पर बेचना पड़ा। इसमें स्टॉप लॉस भी काम नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम कम होने से आपके स्टॉप लॉस पर क्रेता या विक्रेता ही नहीं होते। तो हमारी तीसरी टिप्स यही है कि छोटी छोटी ट्रेड से छोटा छोटा मुनाफा कमाएं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक ट्रेड में 200 से 500 रुपए भी कमाते हैं और दिन में आपकी 10 में से 7 ट्रेड लाभ में रहती हैं, तो आप 2000 से 2500 रुपए कमा सकते हैं, पर आपको छोटी छोटी ट्रेड ही लेना चाहिए। 4. मुनाफे का टारगेट हमेशा छोटा रखें और स्टॉप लॉस उससे भी छोटा रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 10,000 रुपए की पूंजी से इंट्रा ट्रेड का कारोबार आरंभ करना चाहिए तथा धीरे धीरे पूंजी को बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कि आप इस पूंजी को नहीं बढ़ाते और केवल 2% मासिक मुनाफा ही कमाते हैं, अर्थात आप 1 माह तक इंट्रा डे में व्यापार करके केवल 200 रुपए ही कमा लेते हैं तथा अगले महीने इस 10,200 रुपए से वापस 2% मासिक मुनाफा अर्थात 240 रुपए कमा लेते हैं। अब आपकी पूंजी 10,440 रुपए हो गई है। इस प्रकार आप मात्र 2% मुनाफा 1 महीने में कमाएं तथा मुनाफे को अपनी ही मूल पूंजी में जोड़ते रहें, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 30 वर्षों में आपकी कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? आप जो उत्तर सुनेंगे उससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, अतः कृपया कमजोर दिल वाले इससे आगे नहीं सुने। इस प्रकार महीने में मात्र 2% मुनाफा कमाते रहने से 30 वर्ष में आपकी 10,000 रुपए की पूंजी बढ़कर 1,24,75,611 रुपए हो जाएगी। जिनको इस गणना पर विश्वास नहीं हो रहा है, उनके लिए मेरे द्वारा इस गणना की बनाई गई एक्सेल शीट की प्रतिलिपि इस पुस्तक के आखिरी परिशिष्ट क में दी जा रही है। अब 10,000 रुपए से महीने में 200 रुपए कमाना कोई बड़ा टारगेट है क्या? महीने में केवल 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। इसका मतलब आपको रोज मात्र 10 रुपए कमाने हैं। कौन सा व्यापारी ऐसा है जो 10,000 रुपए की पूंजी लगाकर रोज के 10 रुपए नहीं कमा सकता? एक सब्जी बेचने वाला एक अनाड़ी शेयर कारोबारी से ज्यादा होशियार होता है, क्योंकि वो 10,000 रुपए की सब्जी रोज लाकर बेचता है तो उस पर 200 से 300 रुपए कमा लेता है, जबकि एक शेयर व्यापारी को मैं रोज 10 रुपए कमाने का टारगेट भी देता हूं तो भी वो मूल पूंजी से 200 से 300 रुपए गंवा कर आ जाता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिसे टमाटर बेचने नहीं आते वो शेयर भी नहीं बेच सकता, क्योंकि टमाटर बेचने तथा शेयर बेचने के व्यापार में बहुत समानता है। टमाटर नहीं बिके तो वे सड़ जाते हैं। इनको यदि नुकसान उठाकर नहीं बेचा जाएगा तो सारे टमाटर सड़ जाएंगे। टमाटर का व्यापारी ये बात जानता है। वो ताजा टमाटरों पर खूब मुनाफा कमाता है। जो शाम होती है वो मुनाफे का टारगेट कम करता रहता है, पर टमाटर सड़ने से पहले वो छोटा नुकसान खाकर भी बेच देता है।
पर अनाड़ी शेयर कारोबारी एक फिक्स टारगेट पकड़कर बैठा रहता है और अपने शेयरों के सड़ने का इंतजार करता है। अंत में बड़ा नुकसान उठाने के बाद ही बाहर निकलता है। टमाटर बेचने वाला 1 रुपए का मुनाफा लेकर भी टमाटर बेच देता है, पर अनाड़ी शेयर ट्रेडर डे ट्रेड में 5 से 20% मुनाफा कमाने के चक्कर में छोटे मुनाफे को गंवा देता है और आखिर में उसका शेयर हानि में आ जाता है। तो टिप संख्या 4 का अर्थ यही है कि आपको इंट्राडे मुनाफे का टारगेट 1% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। यदि आप एक शेयर में इंट्राडे में 10,000 की ट्रेड लेते हैं, जिसके लिए आपको 1,000 से 2,000 रुपए मार्जिन देना ही पड़ेगा, तो उसका 1% आप 100 रुपए ही कमा सकते हैं, जबकि आपके एक दिन की कमाई का टारगेट 10 रुपए ही था। आपने यदि 100 रुपए कमा लिए तो आपने 10 दिन का टारगेट पूरा कर लिया, अर्थात इस गति से आप 30 साल की जगह 3 साल में ही 10,000 से 1,24,75,540 रुपए बना सकते हैं। पर यहां मुख्य समस्या यह आती है कि आप 100 रुपए का मुनाफा बुक करते नहीं और स्टॉप लॉस लगाते नहीं। उससे आपका यह आया हुआ मुनाफा चला जाता है और आपकी ट्रेड 100 रुपए के मुनाफे की जगह 200 से 300 रुपए का नुकसान देकर जाती है। अब आप मुनाफा भूल जाते हैं और नुकसान पूरा करने के चक्कर में ट्रेड करने लगते हैं। इस विषय में मुझे सद्गुरु देव के सद्वचन याद आ गए। वे कहते हैं कि यदि आप बेवकूफियां करना नहीं छोड़ते तो स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। ब्रह्म ज्ञान पाने की एक ही योग्यता है, बेवकूफी का त्याग करना। इसीलिए शेयरों में मुनाफा कमाने के लिए लाभ का टारगेट छोटा 1% के लगभग रखना और स्टॉप लॉस उससे भी आधा अर्थात 0.5% रखना जरूरी है। अर्थात आपके 100 रुपए कमाने का टारगेट है और आपकी ट्रेड 50 रुपए के नुकसान में आ गई है, तो आपके टमाटर सड़ रहे हैं। इस 50 रुपए का नुकसान बुक करने से ही आपकी मूल पूंजी सुरक्षित हो सकती है और आप दिन के अंत में नुकसान की जगह प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। अगली टिप्स में इस बारे में प्रकाश डाला जाएगा। 5. लाभ व स्टॉप लॉस का अनुपात 2:1 हो, यह अनिवार्य है। पिछली टिप के अंतिम भाग को एक बार फिर से वापस दोहराते हैं। आपका 100 रुपए कमाने का टारगेट है और आपकी ट्रेड 50 रुपए के नुकसान में आ गई है, तो आपके टमाटर जैसे शेयर अब सड़ रहे हैं। इस 50 रुपए का नुकसान बुक करने से ही आपकी मूल पूंजी की सुरक्षा हो सकती है और आप दिन के अंत में नुकसान की जगह प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। आप समझे नहीं होंगे कि 50 रुपए का नुकसान बुक करना प्रॉफिट कैसे हुआ। शेयरों में लाभ व हानि का अनुपात 2:1 रखना अनिवार्य है, तो ही प्रॉफिट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कितने भी ध्यान से शेयर चुनें, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो 100% सफल जाता हो। आपका शेयर नुकसान में आ सकता है और आता ही है। तो इस व्यापार में लाभ कमाने के लिए यदि आप 2:1 का प्रॉफिट एवं स्टॉप लॉस का अनुपात रखते हैं और एक दिन में 10 ट्रेड लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रेड में 1,000 से 2,000 मार्जिन लगाने पर आप 10,000 की डे ट्रेड ले सकते हैं, तो आपकी मूल पूंजी में से आप एक बार में 4 से 6 ट्रेड ले सकते हैं तथा बाद में मार्जिन फ्री होने पर अर्थात किसी में प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकने पर आप उस मार्जिन से वापस ट्रेड ले सकते हैं। मेरे अनुसार 10,000 रुपए की मार्जिन मनी से आप एक दिन में 10 के लगभग 10,000 की ट्रेड कर सकते हैं। इसी प्रकार 1% लाभ में आने पर लाभ बुक नहीं करता, वो लालच करता है कि ये और बढ़ेगा, 4 से 5% कमाएंगे। ऐसा करने पर उसकी 10 में से 7 ट्रेड भी सही जाती हैं, सिर्फ 3 गलत जाती हैं, तो भी वो नुकसान करके ही निकलता है, क्योंकि वो 7 ट्रेड में गैर अनुशासित तरीके से 2,000 रुपए कमाता है, तो 3 नुकसान वाली ट्रेड में भी अनुशासन नहीं होने से 2,500 से 3,000 रुपए गंवाता है। कुल मिलाकर उसकी मूल पूंजी से भी 500 से 1,000 रुपए कम कर लेता है। अगले दिन इस नुकसान को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा लालच करता है तथा और ज्यादा गंवाता है। इसीलिए यदि आपको प्रॉफिट कमाना है तो लाभ के टारगेट व स्टॉप लॉस में अनुपात 2:1 का रखना बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत का पालन विश्व भर के लाभ कमाने वाले शेयर व्यापारी करते हैं। यदि आपको 1% लाभ एवं 0.5% स्टॉप लॉस बहुत कम लगते हैं, तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा 2% लाभ और 1% पर स्टॉप लॉस कर सकते हैं।
पर यदि आप चार्ट वगैरह समझकर अच्छी तरह से मूवमेंट वाले स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो 2% की जगह 1% का लाभ मिलना मेरे अनुभव में बहुत ही सरल व तेजी से होता है। इससे हमारा मार्जिन फ्री हो जाता है, जिसे हम दूसरे ट्रेड में लगा सकते हैं। शेयरों की ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए टारगेट व स्टॉप लॉस में 2:1 का अनुपात रखना बहुत ही आवश्यक शर्त है। यदि आप स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो इंट्राडे के स्थान पर छोटी अवधि की स्विंग ट्रेडिंग करें, जिसकी विधि इस पुस्तक में आगे की टिप्स में बताई जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग से भी आप आसानी से अपनी पूंजी पर 2 से 5% प्रतिमाह बगैर नुकसान उठाए कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग पर ज्यादा जानकारी आपको आगे की टिप्स में दी जाएगी। 6. ज्यादा वॉल्यूम वाले शेयरों में ही ट्रेड करें। एनएसई की वेबसाइट पर ऐसे शेयरों की सूची मिल जाती है जो इस ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अर्थात जिनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको भी भीड़ के साथ रहना चाहिए। जिन शेयरों में ज्यादा ट्रेड हो रहा है या तो वे बहुत बढ़ने वाले हैं या फिर बहुत गिरने वाले हैं। आपको उनमें ट्रेड करने पर यह लाभ होगा कि एक तो खरीदार व बिकवाल दोनों ही बहुत ज्यादा होने से आपके शेयर के प्राइस में एकदम से बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, जिससे आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ट्रिगर होने की उम्मीद नहीं है। दूसरा लाभ यह है कि ऐसे शेयर जो लिक्विड शेयर कहलाते हैं उनमें आपका ब्रोकर मार्जिन भी कम चार्ज करता है। जैसे एक कम वॉल्यूम वाले मिड कैप शेयर में यदि आप 10,000 रुपए के शेयर मार्जिन पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपका ब्रोकर 3,000 से 4,000 तक मार्जिन ब्लॉक कर सकता है। पर ज्यादा वॉल्यूम वाले लार्ज कैप स्टॉक में 10,000 की ट्रेड मात्र 800 से 1,600 रुपए मार्जिन पर ही मिल जाती है। मार्जिन राशि फिक्स नहीं होती, ये शेयर की तरलता के आधार पर तय की जाती है। इसीलिए ज्यादा वॉल्यूम वाले शेयरों का ही ट्रेड के लिए चयन करना चाहिए। मेरी आपको यह सलाह भी है कि आप पिछले दिन के ज्यादा वॉल्यूम वाले शेयरों का ट्रेड के लिए चयन करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी सफलता की दर और भी बढ़ जाती है। एनएसई की वेबसाइट से आप पिछले दिन की भाव कॉपी की एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसमें उस दिन हुए सबसे ज्यादा ट्रेड वाले शेयरों का चयन कर सकते हैं। या इसकी एक और भी विधि है, आप एनएसई की वेबसाइट पर दिए गए चित्र के अनुसार लाइव मार्केट लिंक पर जाएं तथा उस दिन की सबसे ज्यादा एक्टिव सिक्योरिटीज का चयन कर लें। इसे समझने के लिए ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ के पेज नंबर 2 पर दिए गए स्क्रीनशॉट को देखें। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये शेयर बढ़ने वाले हैं या घटने वाले, इसके लिए इस पुस्तक में आगे बताया जाएगा। आज की टिप याद रखें, पिछले दिन जो शेयर सबसे ज्यादा ट्रेड वाले थे उनमें आपको आज ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आजकल जिन्होंने प्रॉफिट की उम्मीद में शेयर लिया था वो बेच सकते हैं, जिससे शेयर गिर सकता है और आप शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं। या कल जिस उम्मीद से ज्यादा ट्रेड हुआ था वो उम्मीद आज भी जारी रही तो शेयर और भी बढ़ सकता है, आप उसमें लॉन्ग पोजीशन लेकर मुनाफा कमा सकते हैं। 7. शेयर कभी अच्छे या बुरे नहीं होते, या तो गिरने वाले शेयर होते हैं या बढ़ने वाले। पिछली 6 टिप्स में आपने मुझसे यह सीख लिया है कि शेयर बाजार में ट्रेड की शुरुआत आप छोटी राशि से भी कर सकते हैं तथा आपको मुनाफे व स्टॉप लॉस का एक उचित अनुपात रखकर अलग अलग ट्रेड लेकर मुनाफा कमाना है, क्योंकि ऐसा कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता जिससे ट्रेड के सही या गलत जाने का 100% सटीक अनुमान लगाया जा सके। परंतु आप यदि मुनाफे व स्टॉप लॉस में 2:1 का अनुपात रखते हैं तो 12 में से 7 गलत 5 सही ट्रेड पर भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे 10,000 रुपए की ट्रेड लेने पर आपका 100 रुपए का मुनाफे का टारगेट और 50 रुपए का स्टॉप लॉस हो तो 7 गलत ट्रेड में आपका नुकसान 350 रुपए होता है तथा 5 सही ट्रेड में आपका फायदा 500 रुपए होता है। कुल मिलाकर आप 150 रुपए की कमाई करते हैं। जबकि आप अनाड़ी नहीं हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 12 में से 7 गलत ट्रेड हो जाएं। वास्तव में इसका उल्टा होता है, 12 में से 6-7 ट्रेड सही जाती हैं और 5-6 गलत भी जा सकती हैं, जो नॉर्मल है। बड़े बड़े ट्रेडरों के साथ भी ऐसा होता है, तभी तो स्टॉप लॉस बना है। मैंने निकोलस डार्वस की एक बुक पढ़ी थी जिसका शीर्षक है शेयर बाजार से कैसे कमाए मैंने 10 करोड़। इसमें उन्होंने एक ही बात पर बल दिया है कि शेयर कभी भी अच्छे या बुरे नहीं होते। मार्केट में 2 ही प्रकार के शेयर होते हैं, एक जो बढ़ रहे हैं, दूसरे जो गिर रहे हैं। अतः आपको बस इनको पहचानना ही आना चाहिए, इससे आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकेंगे।
वैसे तो बढ़ते व गिरने वाले शेयरों को पहचानने के लिए अनेक सिस्टम बने हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पर RSI आदि अनेक इंडिकेटर इसके लिए बने हैं। पर इन सब सिस्टम्स के बारे में प्रकाश डालने के पूर्व अगली टिप में मैं आपको पहले अपना सिस्टम बताऊंगा कि मैं बढ़ने व गिरने वाले शेयरों को ट्रेड के लिए कैसे पहचानता हूं। 8. ट्रेडिंग के अलग अलग सेगमेंट्स को मिक्स न करें। शेयर बाजार में ट्रेडिंग व निवेश के 5 अलग अलग सेगमेंट्स या परिक्षेत्र हैं। प्राय नए ट्रेडर इसमें स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींच पाते तथा ट्रेडिंग के इन 5 परिक्षेत्रों को आपस में मिलाकर देखते हैं, जिससे वे ट्रेडिंग व निवेश दोनों में असफल हो जाते हैं। ये 5 क्षेत्र इस प्रकार हैं। 1. इंट्राडे ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग। 2. स्विंग ट्रेडिंग या बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड BTST। 3. फ्यूचर या डेरिवेटिव्स में ट्रेड। 4. ऑप्शन में ट्रेड। 5. कैश में डिलीवरी बेस्ड ट्रेड। वास्तव में इंट्राडे में कोई शेयर मार्केट खुलने पर यदि खरीदते या बेचते हैं, आप अपने ब्रोकर से शेयर उधार लेकर पहले बेच सकते हैं और शाम को मार्केट बंद होने से पहले वापस खरीदकर ब्रोकर को लौटा सकते हैं। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ऐसा ट्रेड तब करते हैं जब किसी शेयर का प्राइस गिरने की संभावना होती है तथा शाम को मार्केट वापस बंद होने तक शेयर वापस बेचकर या शॉर्ट किया था तो खरीदकर अपना लाभ या हानि जो भी हो उसे बुक कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग का ये परिक्षेत्र इंट्राडे ट्रेड या मार्जिन ट्रेड कहलाता है। स्विंग ट्रेड या BTST ट्रेड में आपके शेयरों को रखने की अवधि 2 से 3 दिन या 30 दिन तक भी हो सकती है। अर्थात इसमें इंट्राडे की तरह उसी दिन शाम को शेयरों की पोजीशन नहीं काटते। इसमें पोजीशन को यदि अगले दिन काटते हैं तो इसे BTST अर्थात बाय टुडे सेल टुमारो कहते हैं। पर BTST ही आवश्यक नहीं है। एक दिन से लेकर 1 माह तक होल्डिंग की जाने वाली ट्रेड को आप स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं। इसमें शेयरों को इंट्राडे से ज्यादा और कैश में खरीदारी करके होल्ड रखने में कम अवधि तक होल्ड किया जाता है। फ्यूचर या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते समय सीधे शेयरों में निवेश न करके एक निश्चित तारीख को शेयर खरीदने या बेचने का अग्रीमेंट किया जाता है। उस तारीख को एक्सपायरी कहते हैं। ये 7 दिन जैसे बैंक निफ्टी में एवं 30 दिन जैसे निफ्टी व अन्य शेयरों की अवधि हो सकती है, परंतु इसमें शेयरों को लॉट में खरीदना पड़ता है। एक लॉट की साइज 5 से 10 लाख रुपए की मूल्य की भी हो सकती है। इसमें भी मार्जिन पर ट्रेड करने की सुविधा मिलती है। ऑप्शन एक प्रकार का बीमा है। इसमें आप एक फिक्स तारीख को शेयर खरीदने या बेचने का सौदा करके बदले में प्रीमियम चुकाते हैं। उस तारीख को आप शेयर खरीदने या बेचने पर आपके चुकाए गए प्रीमियम से ज्यादा राशि मिलती है तो आप मुनाफे में रहते हैं और प्रीमियम से कम राशि मिलती है तो आपको नुकसान होता है। फ्यूचर की तुलना में ऑप्शन इसलिए सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान आप द्वारा चुकाए गए प्रीमियम तक ही सीमित होता है। 5वां प्रकार कैश में डिलीवरी ट्रेड है। इसमें आप शेयरों की पूरी कीमत कैश में चुकाकर शेयरों की अपनी डीमैट खाते में फिजिकल डिलीवरी ले लेते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। जब आप 1 साल से पहले शेयर बेचते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं और 1 साल होल्ड करके बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। तो इस टिप का अर्थ यही है कि आप उक्त 5 परिक्षेत्रों को मिक्स नहीं करें। जैसे रोहित इंट्राडे में एक शेयर में पोजीशन लेता है जो कि 10,000 रुपए की पोजीशन है। रोहित सोचता है कि मार्केट बंद होने तक इसमें जो भी मुनाफा या नुकसान होगा ले लूंगा। रोहित को इस पोजीशन के लिए 1500 रुपए की मार्जिन देनी पड़ती है। अब रोहित का ट्रेड 60 रुपए के नुकसान पर आ जाता है, पर रोहित पोजीशन नहीं काटता है। वो सोचता है कि वापस बढ़ जाएगा। शाम तक यही नुकसान बढ़कर 350 रुपए का हो जाता है, पर रोहित का मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वो सोचता है कि कल तो ये पक्का बढ़ ही जाएगा, फालतू 350 रुपए की मार क्यों खाते हैं। वो ब्रोकर को 1500 मार्जिन के स्थान पर पूरे 10,000 रुपए मार्जिन देकर शेयरों की इंट्राडे पोजीशन को डिलीवरी में चेंज कर देता है। अब डिलीवरी आने में 2-3 दिन का समय लगता है। उससे पहले रोहित इनको बेचकर BTST ट्रेड या स्वैप ट्रेड करना चाहता है, पर अगला दिन भी निराशाजनक रहता है। अब नुकसान बढ़कर 730 रुपए हो जाता है। रोहित सोचता है कि कोई बात नहीं, कल बेच लेंगे। अगले दिन शेयर बढ़ता है पर नुकसान पूरा कवर नहीं होता। वो अब भी 240 रुपए के नुकसान में होता है। रोहित सोचता है कि अब तो शेयर वापस बढ़ने लग गया है,
डिलीवरी आने दो, थोड़ा और रुककर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मुनाफा कमाकर ही निकलेंगे। पर शेयर वापस गिरता है। अब रोहित 1200 रुपए के नुकसान में रहता है। वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म निवेशक बन जाता है। वो सोचता है कि चाहे साल भर रुकना पड़े, पर मुनाफा तो लेकर ही रहना है। ऐसे निवेशक नुकसान वाले शेयरों को 4-5 साल भी होल्ड करके रखते हैं। आपने रोहित के उदाहरण में क्या देखा? रोहित इंट्राडे से बीटीएसटी में, फिर कैश में, फिर शॉर्ट टर्म में, फिर लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो गया, जो कि गलत है। इन अलग अलग सेगमेंट्स को इस प्रकार मिक्स करना ही गलत कदम था। जैसा कि इस पुस्तक की शुरू की टिप्स में बताया गया है कि यदि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 0.5% नुकसान में आने पर आपको अपनी पोजीशन काट लेनी है या 1% मुनाफा मिलने पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस स्थिति में रोहित जब इंट्राडे में पोजीशन ले रहा था तो उसको 10,000 रुपए का 0.5% यानी कि 50 रुपए स्टॉप लॉस लगाना था। उसके 50 रुपए नुकसान बुक कर लेने पर उसका मार्जिन फ्री हो जाता तथा वो उस मार्जिन से 10,000 रुपए की दूसरी इंट्राडे पोजीशन लेकर उसमें 1% अर्थात 100 रुपए मुनाफा कमा लेता तो उसे कुल मिलाकर 50 रुपए का फायदा ही होता तथा वो वापस इसी मार्जिन से तीसरी ट्रेड भी ले सकता था। इस टिप का यही सारांश है कि मार्केट के अलग अलग परिक्षेत्रों के मध्य स्पष्ट सीमा रेखा रखें तथा ट्रेड लेते समय ही तय करें कि आपका टारगेट, स्टॉप लॉस व टाइम फ्रेम क्या है। लेखक की सलाह है कि आप इंट्राडे की जगह स्विंग ट्रेड करें और भविष्य में ट्रेड करने की जगह ऑप्शन में ट्रेड लें। इससे आपको नुकसान होने की संभावना कम होगी और लाभ की संभावना ज्यादा रहेगी। आगे की टिप में स्विंग ट्रेड व ऑप्शन ट्रेड पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। 9. अपने लालच एवं डर पर नियंत्रण रखें। एक अंग्रेज ट्रेडर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक असफल ट्रेडर होता है क्योंकि उसमें लालच एवं डर की नैसर्गिक वृत्तियां पाई जाती हैं। इसलिए जैसे सेना का प्रशिक्षण एक व्यक्ति को सैनिक बना देता है, विज्ञान की पढ़ाई का प्रशिक्षण वैज्ञानिक बना देता है, वैसे ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना भी एक आर्ट है जिसमें सतत अभ्यास व भावनाओं पर नियंत्रण करके ही इस कला को सीखा जा सकता है। असल में लालच व डर ऐसी दो भावनाएं हैं जो आपको एक असफल ट्रेडर में बदल सकती हैं। कैसे? जब आप एक सफल ट्रेड में होते हैं तो आप लालच कर सकते हैं कि मुनाफा और बढ़ने दें, पर अचानक मुनाफा बढ़ते बढ़ते वापस घटने लगता है। आप सोचते हैं थोड़ा और रुकें, पर मुनाफा इतनी तेजी से गिरता है कि आपकी लाभ की ट्रेड हानि में आ जाती है। आप फिर लालच करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो ये ट्रेड बड़े नुकसान में बदल जाती है। अगली बार आप ट्रेड लेते हैं तो आप में डर की वृत्ति हावी हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा मिलता है, आप मुनाफा वापस नहीं चले जाने के कारण डर से डर कर छोटा सा मुनाफा ही बुक कर लेते हैं, जबकि उस ट्रेड में आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता था। तो इन्हीं मानसिक वृत्तियों पर नियंत्रण सिखाने के लिए आपको पिछली टिप में 1% मुनाफे का टारगेट तथा 0.5% सख्त स्टॉप लॉस रखने की हिदायतें दी गई हैं। जब आप दिन में अपनी स्थिति को विजेता की स्थिति में ले आते हैं, तब टारगेट व स्टॉप लॉस बड़ा कर सकते हैं। मान लो कि आप एक ट्रेड में 10,000 रुपए की ट्रेड लेते हैं और 100 रुपए का मुनाफा या 50 रुपए के नुकसान का टारगेट रखते हैं तथा सौभाग्य से आपकी पहली 7 ट्रेड में से 5 सही चली जाती हैं, तो आप उस दिन 5 सही ट्रेड में 500 रुपए कमाते हैं और 2 गलत ट्रेड में 100 रुपए गंवाते हैं। तो कुल मिलाकर अब आप 400 रुपए के फायदे में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब आप 2% मुनाफे का टारगेट और 1% स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड कर लेंगे तो आपको हानि होने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर अपने लालच व डर पर नियंत्रण रखें तथा मुनाफे व स्टॉप लॉस में 2:1 का अनुपात रखें। शुरू में छोटे टारगेट तथा उससे भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। एक बार आप अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं तो धीरे धीरे उस दिन के लिए टारगेट व स्टॉप लॉस को इस प्रकार थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि दिन के अंत में आपका पूरा कमाया हुआ मुनाफा नहीं जाना चाहिए। 10. इंट्राडे में गिरती हुई पोजीशन को एवरेज आउट नहीं करें। इस टिप को अच्छी तरह से समझने के लिए एक कहानी सुनें। एक सब्जी बेचने वाली एक टोकरी भिंडी खरीद लेती है और उसे रिटेल ग्राहकों को बेचने बैठ जाती है।
पर उस दिन मार्केट में भिंडी की डिमांड कम होती है तथा दूसरे बड़े व्यापारी के पास बाहर से भिंडी का ट्रक आ गया है। वो सस्ते में भिंडी की टोकरी 60 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर लाई थी और 65 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच के मुनाफा कमाना चाहती थी। पर उसकी भिंडी 65 रुपए प्रति किलोग्राम की तुलना में सब्जी का बड़ा व्यापारी 50 रुपए प्रति किलोग्राम ही भिंडी बेच रहा है। तो क्या वो सब्जी बेचने वाली एक और भिंडी की टोकरी इस उम्मीद में 50 रुपए के भाव पर खरीद लेगी कि इससे उसके दोनों टोकरों का औसत मूल्य 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा तथा जब भी बड़े व्यापारी का माल खत्म हो जाएगा वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम भिंडी बेच लेगी? आपका उत्तर यदि हां में है तो यह गलत है, क्योंकि इंट्राडे पोजीशन जैसे शाम को मार्केट बंद होने से पहले काटनी जरूरी होती है। वैसे ही सब्जी वाली की सब्जी भी अगर शाम तक नहीं बिकती तो खराब हो जाती है। इस बात की गारंटी नहीं है कि शाम तक बड़े व्यापारी की भिंडी बिककर खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस दिन आपूर्ति मांग से ज्यादा हो गई है। इसलिए वो सब्जी वाली ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि एक टोकरा तो खराब हो ही रहा है, दूसरा टोकरा और खरीद लिया तो आज मार्केट में भिंडी वैसे भी ज्यादा आई हुई है। शाम तक बड़े व्यापारी का माल बिक जाएगा तथा भाव वापस बढ़ जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? उल्टा उसका नुकसान और बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़े व्यापारी की भिंडी जब शाम को बासी पड़ने लगेगी तब वो भाव और कम 40 रुपए प्रति किलोग्राम ही कर देगा। एक कम पढ़ी लिखी सब्जी विक्रेता व्यापार करना जानती है। वो पहले से जो सब्जी नहीं बिक रही है उसको और ज्यादा खरीद कर एवरेज आउट नहीं करती। पर शेयरों में ट्रेडर जब खरीद लेता है तथा उसकी पोजीशन नुकसान में आ जाती है तो उसके अहम को चोट लगती है। वो सोचता है कि ये टिप तो इतने बड़े रिसर्च एनालिस्ट की है, ये फेल नहीं हो सकती। इसलिए वो गिरते हुए दाम पर शेयर और खरीद कर एवरेज आउट कर लेता है। पर जब शाम तक भी भाव नहीं बढ़ते तो वो दुगना नुकसान उठाकर रिसर्च एनालिस्ट को भी गालियां निकालता है तथा फिर से एक नई परफेक्ट टिप की तलाश में निकल जाता है, जो अंतहीन खोज है। किसी भी रिसर्च एनालिस्ट की टिप 100% तक सफल नहीं जाती। शेयरों में यदि ट्रेड करना है तो इसकी कला एक ही है कि इंट्राडे में आप गिरती हुई पोजीशन को एवरेज आउट नहीं करें। स्टॉप लॉस रखें तथा हानि व लाभ का अनुपात 1:2 रखें। हालांकि स्विंग ट्रेड जिसमें पोजीशन 1 से 30 दिन तक होल्ड की जाती है, उसमें गिरती हुई पोजीशन को कुछ निश्चित नियमों के तहत लगातार एवरेज आउट करने की अनुमति है। उसमें हम प्रत्येक एवरेज आउट के साथ मुनाफे का टारगेट भी लगातार कम करते रहते हैं। इस प्रकार की स्विंग ट्रेड पर पुस्तक के आगे के भाग में विस्तार से बताया गया है। फिलहाल आप ध्यान रखें, इंट्राडे में यदि आपकी पोजीशन में मुनाफा नहीं होकर उल्टा नुकसान हो रहा है तो उसमें एवरेज आउट करने की जगह बाहर निकलने में ही फायदा है। जैसे उस सब्जी वाली ने भिंडी के भाव और कम होने के पहले तथा भिंडी के खराब होने से पहले ही भिंडी नुकसान में बेचकर और ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया तथा उन्हीं पैसों से उसने दूसरी सब्जी खरीदकर उसमें मुनाफा कमाकर नुकसान को भी रिकवर कर लिया। असल में कभी कभी इंट्राडे में भी ऐसे एवरेज करने पर मुनाफा हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट काफी अनिश्चित होता है। किसी किसी के साथ अंधे के हाथ बटेर लगी जैसी कहावत चरितार्थ हो जाती है। पर ज्यादातर इंट्राडे में एवरेज आउट के मामलों में नुकसान और बढ़ जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग करते समय लालच व डर जैसी भावनाओं के साथ साथ आपके अहम की भावना को भी दूर रखना होता है। मैं गलत नहीं हूं या फलां सर गलत नहीं हो सकते या मैं इसी ट्रेड से लाभ कमा कर रहूंगा, ऐसा ईगो रखना गलत है। ट्रेड लेने के पूर्व ही टारगेट व स्टॉप लॉस तय कर लीजिए तथा फिर उनका सख्ती से पालन कीजिए। व्यापार को व्यापार की तरह कीजिए, इसे क्रिकेट मैच की तरह हार जीत का प्रश्न न बनाएं। प्रैक्टिकल अभ्यास। किसी ऐसे ट्रेडर की तलाश कीजिए जिसे इंट्राडे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उससे पूछिए कि क्या आपने गिरती हुई पोजीशन को एवरेज आउट किया था। आप देखेंगे कि लगभग 100% मामलों में उसका उत्तर हां में होगा। 11. ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है? मेरे पास प्रतिदिन ऐसे बहुत से ईमेल्स और यूट्यूब कमेंट्स, ब्लॉग कमेंट्स में आते हैं कि मैं ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस सिखाते हुए ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल चार्ट पर सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, इसके बारे में जानकारी दूं।
शेयर बाजार में टेक्निकल चार्ट पर शेयर की मूवमेंट को एनालिसिस करने वाले 200 से अधिक इंडिकेटर जैसे RSI, VWAP, IMI, EMA, DMA, SMA आदि उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ तो बहुत साधारण हैं और कुछ तो बहुत ही जटिल हैं। सभी ट्रेडर ये तलाशते रहते हैं कि इतने सारे इंडिकेटर में से सबसे बेस्ट कौन सा है। आमतौर पर नए ट्रेडर तो ऐसे किसी परफेक्ट इंडिकेटर की तलाश में रहते हैं जो अलादीन के चिराग की तरह हो तथा 100% सही व सटीक हो जाए। इस बेस्ट इंडिकेटर की तलाश में वे शेयर बाजार पर नई नई पुस्तकें पढ़ते हैं। हो सकता है कि आपने भी यह पुस्तक इस परफेक्ट ट्रेडिंग सिग्नल की प्यास को पूरा करने के लक्ष्य से ही खरीदी हो। इंट्रा डे ट्रेडिंग व टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पर लाखों पुस्तकें उपलब्ध हैं। सभी में 1, 2 या 3, 4 सिग्नल मिक्स करके ट्रेडिंग पर लंबे चौड़े ज्ञान दिए जाते हैं। पर नया ट्रेडर जब पुस्तक पढ़कर उसके ज्ञान को यथार्थ के धरातल पर परखने जाता है तो उसे लगता है कि यह सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। उसकी तलाश फिर शुरू हो जाती है। YouTube पर इस विषय पर करोड़ों की संख्या में वीडियो उपलब्ध हैं। उन्हें देखने से ऐसा लगेगा कि आज तो परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम मिल ही गया, पर फिर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में उस सिस्टम में से कुछ दिन फायदा होता है, फिर इतना नुकसान होता है कि स्टॉप लॉस उड़ते उड़ते वो फायदा भी चला जाता है। अब मैं आपको जो बेस्ट इंडिकेटर बताने वाला हूं वो थोड़ा कड़वा है, पचाने में भारी है और नए ट्रेडर को तो बिल्कुल हजम नहीं होता, पर यह शाश्वत सत्य है। वो आप जितना जल्दी आत्मसात कर लेंगे उतने ही लंबे समय तक आप बाजार में टिके रह सकेंगे। वो बेस्ट इंडिकेटर, वो शाश्वत सत्य ये है कि शेयर मार्केट में इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। तो क्या करें? कुछ भी नहीं। इसमें आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि 100% परफेक्ट सिस्टम की तलाश छोड़कर अपने सिस्टम से, अर्थात जिस भी तरीके से आपको आपकी ट्रेड सफल होने की संभावना ज्यादा लगे, उस सिस्टम से छोटी पोजीशन लेनी है तथा लाभ व नुकसान को 2:1 में रखते हुए ही लाभ कमाने का प्रयास करना है, जिसका वर्णन पहले दिया जा चुका है। वैसे मेरी निजी राय में VWAP से ब्रेकआउट का इंडिकेटर सबसे ज्यादा सही जाता है। इसके बारे में आपको टिप नंबर 15 में यानी कि 15 में बताया जाएगा। प्रैक्टिकल अभ्यास। इंट्राडे में 14 दिन की RSI के अनुसार जो शेयर चार्ट पर ओवरसोल्ड दिख रहा हो उसे खरीदें तथा ओवरबोट दिख रहा हो उसे बेचें। आप देखेंगे कि यह विधि ज्यादातर मामलों में सही जा रही है, पर हमेशा नहीं। कभी कभी इस चार्ट पर शेयर ओवरसोल्ड या ओवरबोट दिखाता है, परंतु आपको उसके अनुसार ट्रेड करने पर फायदे की जगह नुकसान ही होता है। इसका अर्थ यही है कि टेक्निकल इंडिकेटर हमेशा सही नहीं होते, इसलिए इनके आधार पर अपनी मेहनत की कमाई को छोटे छोटे स्टॉप लॉस में गंवाना उचित नहीं है। आपको या तो फुल टाइम ट्रेडर बनकर हर वक्त स्क्रीन पर नजर जमाकर बैठना पड़ेगा, या आज नहीं तो कल स्विंग ट्रेड में आना ही पड़ेगा। इंट्राडे में ज्यादातर सही जाने वाले इंडिकेटर जब आप ट्रेड लेते हैं उसी समय फेल क्यों हो जाते हैं, यह आप अगली टिप में जानेंगे। 12. ध्यान रखें आपके ट्रेड को कोई देख रहा है। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। वर्तमान में जब कंप्यूटर सिस्टम से ट्रेडिंग होती है तब आपकी इंट्राडे पोजीशन को आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवा प्रदाता की स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है। मार्केट डेप्थ में आप भी आसानी से मार्केट में उपलब्ध ऑर्डर को देख सकते हैं। इससे आपकी ली गई पोजीशन, आपने मार्जिन पोजीशन ली है या कैश एंड कैरी ली है, सब कुछ आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवा प्रदाता तो देख ही सकता है। इसके अलावा ब्रोकर, सब ब्रोकर, ट्रेडिंग मेंबर आदि कौन कौन आपकी पोजीशन को देख सकते हैं ये कहना मुश्किल है, पर कंप्यूटर के युग में असंभव भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई अगर मेरे ऑर्डर, मेरी ट्रेडिंग पोजीशन को देख भी लेता है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। आपने कभी ताश खेली है? क्या आप अपने पत्ते दूसरों को देखने देते थे? ताश में आपके पत्ते आपके विपक्षी खिलाड़ी द्वारा देख लिए जाएं तो आपको क्या फर्क पड़ता? मैं इस पुस्तक का लेखक इस बारे में 100% निश्चिंत नहीं हूं,
कि आपकी इंट्राडे व मार्जिन पोजीशन को कौन कौन देख सकता है तथा इसका क्या क्या दुरुपयोग होने की संभावना है। पर यदि इसकी 1% भी संभावना है तो आप खतरे में हैं। मेरी पत्नी के पास तो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से फोन भी आया था। कोई महिला बोल रही थी, सीमा जी, मैं देख रही हूं कि आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखती हैं, जो अक्सर हिट हो जाता है। इस पर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन बोल रही हैं? वो बोली, मैं सीमा जी की ट्रेडिंग मैनेजर हूं। मैंने कहा कि आपको हमारी पोजीशन व स्टॉप लॉस देखने का क्या अधिकार है? उसने बताया कि हमारी कंपनी ने ग्राहकवार रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किए हैं ताकि हम ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकें। सीमा जी की ट्रेडिंग आईडी मेरे अंडर में दी हुई है, इसलिए मैं उनकी हर ट्रेड, प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग व स्टॉप लॉस देख पाती हूं। अब जरा आप सोचें कि आपने रिलायंस के 1000 शेयर मार्जिन पर 1043 रुपए के भाव पर खरीदे हैं। आप 1048 रुपए का टारगेट रखते हैं और 1038 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं। एक बड़ा ऑपरेटर यदि ये पोजीशन देख सकता है, जो उसे पता है कि मार्केट में कितने कितने ऑर्डर किस किस भाव पर लगे हैं, उसे दिख रहा है कि वो रिलायंस के 5000 शेयर एक साथ बेच देता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि 5000 शेयर एक साथ बेचने के भाव पर 1043, 1042, 1041, 1040 इस प्रकार गिरते गिरते कम होकर 1035 रुपए पर आ जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस 1038 रुपए पर हिट हो जाएगा। उसी समय वो 5000 रुपए शेयर वापस भी खरीद लेगा। उसके 5000 शेयर 1043 से नीचे गिरकर 1035 रुपए के बीच बिके। आपके जैसे बहुत से ट्रेडर इस नुकसान पर शेयर बेचकर पोजीशन काटना चाहेंगे। उनसे वो 1035 से 1038 के बीच में 5000 शेयर वापस ले लेगा, तो उसे अच्छा खासा लाभ होगा और आपको स्टॉप लॉस हिट होने से 1000 शेयरों पर 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 5000 का घाटा होगा। प्रैक्टिकल अभ्यास। मार्केट में किसी लो वॉल्यूम शेयर की तलाश करें, उसकी मार्केट डेप्थ देखें। मार्केट डेप्थ देखना मैंने टिप नंबर 3 में बताया है। आपको NSE या BSE की साइट पर जो मार्केट डेप्थ दिखती है, वो प्रायः रियल टाइम की नहीं होती। इसमें कुछ सेकंड्स का अंतर हो सकता है, पर जिरोधा काइट जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर यह लगभग रियल टाइम दिखती है। माना कि शेयर का भाव 16.10 पर चल रहा है। मार्केट डेप्थ में निम्न प्रकार से आपको ऑर्डर दिख रहे हैं। खरीद ऑर्डर 16.10 पर 500 शेयर, 16.05 पर 1 शेयर, 16.00 पर 5 शेयर, 15.95 पर 8 शेयर, 15.90 पर 1000 शेयर। बिक्री ऑर्डर 16.15 पर 503 शेयर, 16.20 पर 10 शेयर, 16.25 पर 15 शेयर, 16.30 पर 88 शेयर, 16.35 पर 58 शेयर। इस अभ्यास को करने के लिए आपको देखना होगा कि वॉल्यूम बहुत कम है तथा काफी समय से बोलियां इस प्रकार रुकी हुई हैं। तो यदि आपके पास 16.15 से 16.35 के बीच बिक्री के लिए उपलब्ध सभी शेयरों अर्थात 503 प्लस 10, 15, 88, 58 कुल 674 शेयरों को 16.35 के भाव पर खरीदने लायक ऑर्डर डालने का पैसा है, अर्थात आपके पास 16,500 रुपए मार्जिन है, तो आप एक साथ 1000 शेयर मार्केट प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर डालकर देखिए। आप देखेंगे ऐसे में सभी बिक्री ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे और शेयर का मार्केट प्राइस बढ़कर 16.45 के आसपास आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी बड़ा ऑर्डर डालकर शेयर प्राइस को कम ज्यादा किया जा सकता है। इसीलिए बड़े व्यापारी आपका स्टॉप लॉस 1 मिनट में उड़ा सकते हैं। यहां सावधानी रखें कि इस प्रयोग को करने के दौरान बड़े व्यापारी आपके मुकाबले में तेजी से ज्यादा शेयर बेचने लग गए तो ये दाम 1 सेकंड में कम होकर वापस नीचे आ सकता है और आपको इस प्रयोग में नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रयोग करके तभी देखें जब आपके पास पूंजी हो, नुकसान हो तो नुकसान झेल जाने की क्षमता हो और जो शेयर आप चुने उसमें वॉल्यूम बहुत ही कम हो। 13. इंट्राडे की जगह BTST या स्विंग ट्रेड ही करें।
यदि आप इंट्राडे की जगह मार्जिन पर ट्रेड न करके कैश एंड कैरी में शेयर कर लेते हैं और अगले दिन बेच देते हैं तो इसे बाय टुडे सेल टुमारो कहते हैं। इसी का संक्षिप्त नाम BTST है। जब शेयरों को 2 से 30 दिन तक होल्ड करके बेचा जाता है तो इसे स्विंग ट्रेड कहते हैं। इंट्राडे की जगह BTST था। स्विंग ट्रेड की पोजीशन लेना आपके जीतने की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें एक तो ऑपरेटर आपकी लिवरेज पोजीशन को ट्रिगर नहीं करवा सकता और दूसरा आपके पास समय भी ज्यादा होता है जिसमें शेयर परफॉर्म कर सकता है। इंट्राडे में एवरेज आउट करना घाटे का सौदा हो सकता है, परंतु स्विंग ट्रेड में यदि आप अनुशासन के साथ बताए गए नियमों से एवरेज करते हैं और प्रत्येक एवरेज के साथ साथ अपना प्रॉफिट टारगेट भी कम करते रहते हैं तो आप इसमें आसानी से बगैर नुकसान किए बाहर निकल सकते हैं। स्विंग ट्रेड में चूंकि शेयरों की डिलीवरी ली जाती है इसलिए इसको ट्रेडिंग की जगह निवेश माना जाता है। टैक्स नियमों में भी यह ट्रेडिंग का सट्टा आय के दायरे में न आकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के दायरे में आता है, जिसे आप इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग से बचा सकते हैं। इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में आप आगामी टिप में पढ़ेंगे। आगे के अध्याय में विनिंग स्विंग ट्रेड करने का शेयर जीनियस मेथड बतलाया जाएगा। 14. विनिंग स्विंग ट्रेड का शेयर जीनियस मेथड। प्रतिदिन किसी एक्सचेंज पर जितने के शेयर ट्रेड होते हैं उनका उस ट्रेडिंग डे का सभी ट्रेड में हुए शेयरों का जो औसत मूल्य होता है उसे उस दिन का वॉल्यूम प्रभारित औसत मूल्य यानी कि VWAP कहते हैं। मान लें कि TCS केयर का 17 अक्टूबर 2018 का वॉल्यूम प्रभारित औसत मूल्य 1948.30 रुपए है, तो आपको इसे एवरेज मूल्य 1948.30 पर अगले दिन सिर्फ एक शेयर खरीदने का आफ्टर मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर भरकर रख देना चाहिए। अर्थात अगले दिन 18 अक्टूबर 2018 को यदि शेयर का प्राइस पिछले दिन की VWAP पर आएगा तो शेयर आपके लिए खरीद लिया जाएगा। मैंने पिछले डाटा का एनालिसिस करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इस बात की 90 से 95% से ऊपर संभावना होती है कि आपको पिछले दिन के वॉल्यूम बेस्ड एवरेज प्राइस पर शेयर अगले दिन मिल जाए। इस प्रकार यदि आप रोज पिछले दिन की VWAP पर खरीद करते हैं तथा एक दिन में सिर्फ एक शेयर ही खरीदते हैं तो उसमें यदि आपका ट्रेडिंग खाता किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ